बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। एनसीईआरटी प्रारंभ क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी प्रारंभ क्लासेस हमारा शुरू हो चुका है, जिसमें एनसीईआरटी क्लास 12th से पॉलिटिकल साइंस के क्लासेस सभी लाए जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर आ चुका है, उसके ऊपर 2 क्लासेस आ चुके हैं। पहले क्लास में डिटेल टेक्स्ट बुक को एनालिसिस किया गया है। सेकेंड क्लास में उसी चैप्टर से 60 एमसीक्यू के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डिस्कस किए गए हैं। अब हम सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जिसमें पहले हम लोग टेक्स्ट बुक का एनालिसिस करेंगे और इसके बाद फिर से एमसीक्यू के क्लासेस आएंगे। तो ये प्रयास आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो, मेरा यही प्रयास है। और आप सभी के एक सहयोगी की भूमिका के रूप में मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कीजिएगा, उन सभी तक पहुँचाइएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा कंटेंट आप सभी के लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो आइए फटाफट से बढ़ेंगे क्लासेस की ओर। और आज के इस क्लास में दूसरे इकाई को हम पढ़ेंगे, जो कि है एक दल के प्रभुत्व का दौर। पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे हमारे देश के राजनेताओं के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो थी भारतीय एकता और अखंडता को बनाए रखना, जिसमें से सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्होंने 565 में से 562 रियासतों को भारत के अंदर सफलतापूर्वक विलय करवाया था। और भारत के स्वरूप को निर्माण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके साथ ही साथ और भी जो अलग अलग राजनेता थे उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। और जब हमारे देश में एक अस्थाई सरकार बन गई, संविधान लागू हो गया, इसके बाद आता है एक दल के प्रभुत्व का दौर। और वह दल कौन था? निश्चित रूप से आप सभी को इसका आंसर पता होगा। वो दल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। अब यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई थी, चारों तरफ भय और त्रासदी का माहौल था, दंगे हो रहे थे, लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी। जो छोटी बड़ी रियासतें थी, कुछ रियासतें उछल कूद कर रही थी कि मैं अलग राष्ट्र बनाऊंगा, मैं अलग देश बनाऊंगा। कुछ रियासतें पाकिस्तान में जाने को व्याकुल थी। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं थी, जिसके कारण लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती थी। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ हम पैराग्राफ्स को हाईलाइट करके रखे हुए हैं, जिसमें हम मेन टॉपिक्स को, मेन टर्म्स को समझते चलेंगे। यहाँ पर देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कथन है कि हिंदुस्तान की राजनीति में नायक पूजा जितनी बड़ी भूमिका अदा करती है, उसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में मौजूद नायक पूजा के भाव से नहीं की जा सकती। लेकिन राजनीति में नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है और यह रास्ता तानाशाही की तरफ जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में भाषण जब इन्होंने दिया था 25 नवंबर 1949 ईस्वी को, तो उसी का अंश ये यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, भारत में परिस्थितियाँ बहुत अलग नहीं थी। बाकी के देश जिस तरह से जब आज़ाद होते थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचता था, तो उसी तरह से कुछ कंडीशन भारत में भी था। लेकिन आज़ाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज़्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया। नेताओं ने कोई और रास्ता चुना होता तो आश्चर्य की बात होती, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से थी। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर के सचेत थे। तो भारत में सबसे पहले तो चुनाव आयोग का गठन किया गया, ताकि एक निष्पक्ष चुनाव हो और उस चुनाव के माध्यम से एक सरकार का गठन हो, तभी हम लोकतंत्र की स्थापना देश में कर पाएंगे। ठीक है। तो संविधान 26 जनवरी 1950 से अमल में आ गया। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान को लागू किया गया। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। वक्त का तकाजा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के द्वारा चलाया जाए। संविधान ने नियम तय कर दिए थे और अब इन्हीं नियमों पर अमल करने की ज़रूरत थी। शुरू में ख्याल था कि यह काम महज चंद महीनों का है, फटाफट से ये काम हो जाएंगे। भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ
तो जनवरी 1950 में ही संविधान लागू होता है, जनवरी 1950 में ही चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। आपको यह डेट याद रखना है। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त बने। उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही किसी वक्त हो जाएगा, लेकिन आगे देखिए होता क्या है। बहरहाल चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं है। एक तो भारत की विविधता बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था, है ना। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग वार्ड होते हैं, अलग अलग पंचायतें होती हैं, अलग अलग ग्राम है, अलग अलग संसदीय क्षेत्र है, ठीक है। तो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र जो बनाए जाते हैं, बूथ लेवल पे आप लोगों ने देखा कि एक बूथ के अंदर जितने मतदाता होते हैं उनका वोटिंग एक सेंटर पे होता है। फिर एक ही गांव में 7-8 बूथ बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके क्षेत्रफल के दृष्टिकोण के अनुसार से, आबादी के दृष्टिकोण के अनुसार से 7, 8, 5, 6 इस तरह से अलग अलग गाँवों में बूथों की संख्या होती है। कहीं 1-2 में भी काम चल जाता है। वो सब डिपेंड करता है वहाँ की आबादी क्या है, वहाँ का क्षेत्रफल कैसा है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जब आज़ाद हुआ था भारत उस समय तो इस तरह का कोई सीमांकन था नहीं, ठीक है। अभी आप जब देखते हैं तो कई सारे वोटर्स जो होते हैं एक बूथ से दूसरे बूथ में चले जाते हैं, उनके साथ इस तरह की परेशानी होती है। तो ये तो अभी माइनर परेशानी हो गई, लेकिन जब पहली बार भारत में चुनाव हो रहे थे तो उस समय आप सोच करके देखिए कि कितनी बड़ी समस्या थी, है ना। तो चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। फिर मतदाता सूची यानी मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक था। अब वोट देने के लिए कौन जाएगा, उसके पास क्या प्रूफ रहेगा। अभी तो बहुत तरह के बहुत तेरे 14-15 आपके पास पहचान पत्र होते हैं, है ना। वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है, आपके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस है, बहुत तरह के पहचान पत्र आपके पास अवेलेबल है। लेकिन उस टाइम पे जब देश आज़ादी हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मैटर कर रही थी, तो इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगा। मतदाता सूचियों का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए। 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज ही नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उस टाइम पे महिलाओं के नाम कोई जानता ही नहीं था। इन महिलाओं को अल्लाह की बेटी, फलां की बीवी के रूप में दर्ज किया गया था। अब ये स्थिति थी उस टाइम पे हमारे देश की। चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया कि हम ऐसे कैसे किसी व्यक्ति को मान सकते हैं, ठीक है। उसका नाम न लिख करके अल्लाह की बेटी, फलां की बीवी कर दिया गया। तो आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इसका पुनरावलोकन किया जाए और जरूरी लगे तो ऐसी प्रविष्टियों को हटाया जाए। यह अपने आप में हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर कार्य था। इतने बड़े पैमाने का ऐसा काम दुनिया में अब तक नहीं हुआ था, ठीक है। तो उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। उस टाइम पे भारत में 17 करोड़ मतदाता थे। इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे। तो अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जब सबसे पहली जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय सांसदों की कुल संख्या कितनी थी? तो 489 सांसदों की संख्या थी। विधायकों की कुल संख्या कितनी थी? तो 3200 विधायक थे। तो इन मतदाताओं में महज 15% साक्षर थे। यह एक सबसे बड़ी समस्या थी। 15% ही साक्षर थे। 100 में से 15 लोग पढ़े लिखे थे, बाकी के लोग निरक्षर थे। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा। तो ये सोचना पड़ा कि हम आखिर इलेक्शन करवाएं तो करवाएं कैसे, कौन से ऐसी विधि अपनाएं ताकि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो भी निष्पक्ष रूप से मतदान कर सकें। तो चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया। देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से ही पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी और ऐसे माहौल में यह चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी थी। इस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। उस समय यूरोप के बहुतेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम मताधिकार पर अमल हुआ।
तो भारत में पहले आम चुनाव में ही सार्वभौम मताधिकार हुआ। सार्वभौम मताधिकार का अर्थ है कि जितने भी लोग हैं जो मताधिकार की आयु, हाँ उस समय आपको ध्यान में रखना है कि 1950 में जब चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की घोषणा की थी, तो मतदान की जो न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष थी। आपको ये भी ध्यान में रखना है। अभी 18 वर्ष है, हम सभी लोग जानते हैं कि अभी 18 वर्ष है, लेकिन उस टाइम पे चुनाव करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। तो 21 वर्ष जिन लोगों की आयु हुई थी वही मतदान कर सकते थे। ठीक है, तो इसको फिर आगे चल करके 88वां संविधान संशोधन 66वां संविधान संशोधन किया गया 1988 में, जिसको 1989 में लागू किया गया था। तो उसके द्वारा फिर इसको 21 से घटा करके 18 किया गया था। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ पर देखते हैं, तो उस टाइम पे ये अपने आप में एक बड़ा जोखिम भरा प्रयोग था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सक्सेस थोड़े ना होगा। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की यह बेहूदी नौटंकी देखेगा। तो ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट उस टाइम पे लोगों ने किए थे। अब यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ आता है, चुनावों को 2 बार स्थगित करना पड़ा और आखिरकार 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए। ये चुनाव जब शुरू हुए 1951 के अक्टूबर से तो फरवरी 1952 तक चले। बहरहाल इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही संपन्न हुए थे। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लग गए। चुनावों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के दिन अपना वोट डाला। तो आधे से ज़्यादा लोगों ने मतदान के लिए वोट डाला। चुनावों के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। तो ये प्रयोग भारत में सफल रहा और इसकी सफलता ने सभी आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया है जो सार्वभौम मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। देश से बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। तो पहले जो लोग बुराई कर रहे थे, जो लोग आलोचना कर रहे थे, वही लोग अब भारत की जनता की तारीफें कर रहे थे। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे घटित हुई, जिसमें भारत की जनता का बड़ा योगदान रहा और इसी से पता चलता है कि हम भारत के लोग कितने महान हैं। अब यहाँ पर देखिए एक डाक टिकट जारी किया गया जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर है और इनके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका जो समय काल है 1888 में इनका जन्म हुआ था। 1958 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका मूल नाम अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद था। इस्लाम के विद्वान थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस के बड़े नेता थे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक थे, विभाजन के विरोधी थे, संविधान सभा के सदस्य, स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री निर्वाचित होने वाले, चुने जाने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। तो आपको यहाँ पर याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
इधर कुछ चीज़ें हैं, मतदान के बदलते तरीके, इसको भी देखेंगे, क्योंकि देखिए अभी हाल के समय में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब पहली बार चुनाव हुआ था उस टाइम के बारे में सोचिए, उस टाइम पे किस तरह से चुनाव कराए गए थे, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए अभी वर्तमान समय में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। इस तरह की मशीन होती है, जिन लोगों ने वोट दिया है उन लोगों ने जरूर देखा होगा। इसके जरिए मतदाता उम्मीदवारों के बारे में अपनी पसंद जाहिर करते हैं, लेकिन शुरू में इसके लिए दूसरा तरीका अपनाया गया था। पहले आम चुनाव में फैसला किया गया था कि हर एक मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाएगी और मतपेटी पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होगा। ठीक है, यानी कि एक एक मतपेटी जो है हर एक उम्मीदवार के लिए अलग अलग रखी जाएगी। जैसे किसी एक बूथ पर मान लीजिए कि 4 उम्मीदवार खड़े हैं, तो 4 पेटी रखी जाएगी और चारों पे उनका चुनाव चिन्ह रहेगा जो व्यक्ति खड़े हैं। ठीक है, प्रत्येक मतदाता को एक खाली मतपत्र दिया जाएगा जिसे वह अपने पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में डाल देगा। तो एकदम आसान सा मेथड अपनाया गया था। इस काम के लिए तकरीबन 20 लाख स्टील के बक्सों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ा, 20 लाख स्टील के बक्सों का इस्तेमाल किया गया था। पंजाब के एक पीठासीन पदाधिकारी ने मतपेटियों की तैयारी का ब्यौरा कुछ इस तरह से बयान किया है कि हर एक मतपेटी के भीतर और बाहर संबद्ध उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित करना था और मतपेटी के बाहर किसी एक तरफ उम्मीदवार का नाम उर्दू, हिंदी और पंजाबी में लिखना था। इसके साथ साथ चुनाव क्षेत्र, चुनाव केंद्र और मतदान केंद्र की संख्या भी यहीं दर्ज करनी थी। उम्मीदवार के आंकिक ब्यौरे वाला एक कागजी मुहरबंद पीठासीन पदाधिकारी के दस्तखत के साथ मतपेटी में लगाना था। मतपेटी के ढक्कन को तार के सहारे बांधना था और इसी जगह पर मुहरबंद लगाना था, सील करना होता था। यह सारा काम चुनाव की नियत तारीख से ठीक एक दिन पहले करना था। चुनाव चिन्ह और बाकी ब्यौरों को दर्ज करने के लिए मतपेटी को पहले सरेस कागज या ईंट के टुकड़े से रगड़ करके साफ करना पड़ता था। कुल 6 लोगों ने 5 घंटे लगातार काम किया, तब कहीं जाकर के यह काम पूरा हुआ। इस काम में मेरी 2 बेटियां भी लगी हुई थी। यह सारा काम मेरे घर पर ही हुआ। तो इस तरह की चीज़ें शुरुआती समय में हुई थी। शुरुआती 2 चुनावों के बाद यह तरीका बदल गया। शुरुआती 2 चुनाव तक यह तरीका रहा, फिर तीसरे चुनाव में तरीका बदल गया। अब मतपत्र पर हर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया जाने लगा। मतदाता को इस मतपत्र पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगानी होती थी। जो अभी भी आप देखेंगे पैक्स का जो चुनाव होता है, ठीक है, ग्राम पंचायतों में जो चुनाव होते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, पैक्स चुनाव में इसका इस्तेमाल अभी भी होता है। तो यह तरीका अगले 40 सालों तक अमल में रहा। सन 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है कि ईवीएम की शुरुआत कब की गई, कब से शुरू की गई। तो 1990 के दशक के अंत में, यानी कि यहाँ देखिए अगर एग्जैक्ट डेट यहाँ पे नहीं बताया गया है तो क्वेश्चन इस तरह से बनाया जा सकता है कि पूरे देश में, पूरे भारत में ईवीएम से वोटिंग कब से शुरू हुई, किस वर्ष से शुरू हुई। तो 2004 से 2004 तक पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हो गया। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप नोट करते चलेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व। पहले आम चुनाव के नतीजों से शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो। आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था और इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव की अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत से बहुतों को आश्चर्य हुआ। इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 489 सीटों में से 364 सीटें जीती और इस तरह वह किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनावी दौड़ में बहुत आगे निकल गई। और सीटों का जहां तक मामला है तो पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए मैप में दिखाया गया कांग्रेस का प्रभुत्व। और 1952 से 1967 के दौरान कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं उनको येलो कलर से दिखाया गया है। और केरल डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट 1957 से 1959 ये रेड कलर में दिखाया गया है। जम्मू और कश्मीर जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा, इसको ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो आप देखिएगा तो पूरे भारत का रंग लगभग एक जैसा है, यानी कि पूरे भारत भर में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। यहाँ पर देखिए पहला आम चुनाव, इसका ग्राफ भी दिया हुआ है। यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, तो 364 सीटें प्राप्त हुई। दूसरे आम चुनाव जो कि 1957 में करवाया गया, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को 371 सीटें प्राप्त हुई। फिर तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 361 सीटें प्राप्त हुई। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर अगले पेज पर आते हैं। यहाँ एक चुनावी मानचित्र दिया गया है, इस पर एक नज़र दौड़ाने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि 1952 से लेकर के 1962 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी थी। दूसरा आम चुनाव 1957 में और तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ। इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी और उसे 3/4 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी उसका दशांश भी कोई विपक्षी पार्टी नहीं जीत पाई थी। तो विधानसभा के चुनावों में कहीं कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण केरल का है। 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। ऐसे एकाध मामलों को अपवाद मान ले तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों पर कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। आगे देखिए, कांग्रेस पार्टी की जीत का यह आंकड़ा और दायरा हमारी चुनाव प्रणाली के कारण भी बढ़ा चढ़ा दिखता है। चुनाव प्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला। मिसाल के लिए 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से मात्र 45% वोट हासिल हुए थे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि पहले आम चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट मिले थे। तो 45% वोट मिले थे। ठीक है, लेकिन कांग्रेस को 74% सीटें हासिल हुई। 45% वोट से सीटें कितनी से हासिल हो गई, 74% सीटें हासिल हुई। सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही। 1952 के चुनाव में पूरे देश में कुल 10% वोट मिले थे, लेकिन यह पार्टी 3% सीटें भी नहीं जीत पाई। तो आखिर यह हुआ कैसे। पिछले साल भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नामक किताब है, यानी कि 11th की किताब है, उसमें इसके बारे में अच्छे से समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया है। तो उस चैप्टर को भी समझने की कोशिश करेंगे आगे। बहरहाल यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए एक और डाक टिकट राजकुमारी अमृत कौर के संस्मरण में जारी किया गया था। इनका जन्म 1889 ईस्वी में और मृत्यु उनकी 1964 में हुई थी। ये गांधीवादी विचारधारा की स्वतंत्रता सेनानी थी। कपूरथला के राज परिवार में जन्म हुआ था। विरासत में माता से ईसाई धर्म मिला। संविधान सभा की सदस्य रही। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में ये स्वास्थ्य मंत्री रही। 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रही थी। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर। तो उस टाइम पे देखिए अलग अलग पेपर में अलग अलग न्यूज़पेपर जो प्रकाशित होते थे। द हिंदू, प्रेसिडेंट्स रूल इन केरला, पूर्वी पाकिस्तान के स्वशासन की मांग सिर्फ स्टंट, केरल शासन द्वारा शीघ्र भूमि सुधार का वचन, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। केरल में कम्युनिस्टों की जीत, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर टर्म आपको देखने को मिलेगा। 1957 में ही कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ गया था। 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें मिली। कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 में से 60 सीटें हासिल हुई और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन भी इस पार्टी को प्राप्त था।
राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता EMS नंबूदरीपाद को सरकार बनाने का न्योता दिया। दुनिया में यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है, इसको आप नोट करके रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, सोशलिस्ट पार्टी के बारे में कुछ जानकारी है, अलग अलग पार्टीज के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। सोशलिस्ट पार्टी की जड़ों को आज़ादी से पहले के उस वक्त में ढूंढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चला रहा था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। ये नेता कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। यह बदलाव इसलिए किया गया था ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता न धारण कर सकें। इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर के सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। सोशलिस्ट पार्टी चुनावों में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। इससे पार्टी के समर्थकों को बड़ी निराशा हुई। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, लेकिन पार्टी को चुनावों में छिटपुट सफलता ही मिली। समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे और इस आधार पर वे कांग्रेस तथा साम्यवादी कम्युनिस्ट दोनों से अलग थे। वे कांग्रेस की आलोचना करते थे कि वह पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष ले रही है और मजदूरों और किसानों की उपेक्षा कर रही है। समाजवादियों को 1955 में दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ गया क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना है। ऐसे में समाजवादियों के लिए खुद को कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाकर पेश करना मुश्किल हो गया। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और कांग्रेस की आलोचना की। कुछ अन्य समाजवादियों मसलन अशोक मेहता ने कांग्रेस से हल्के फुल्के सहयोग की तरफदारी की। सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए और कुछ मामलों में बहुधा मेल भी हुआ। इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दल बन गए। इन दलों में किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया जा सकता है। अब इसमें देखिए समाजवादी नेताओं में कौन कौन से प्रमुख नेता थे। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी समाजवादी दलों के प्रमुख नेताओं में से थे। मौजूदा हिंदुस्तान के कई दलों जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राजद, बिहार में लालू यादव की पार्टी जो है, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल सेक्युलर, पर सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है। ये सारे के सारे सोशलिस्ट पार्टी से अलग हुए थे। अब यहाँ पर देखिए आचार्य नरेंद्र देव के बारे में बताया गया है, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव याद रखेंगे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए, किसान आंदोलन में सक्रिय रहे, बौद्ध धर्म के विद्वान थे। आज़ादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व इन्होंने किया था। अभी देखिए आगे है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। अभी देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। विश्व भर में कुछ ऐसे देश हुए जहां एक ही पार्टी का प्रभुत्व लंबे समय तक रहा। कुछ देशों मसलन चीन, क्यूबा और सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई है। ठीक है कि एक ही पार्टी देश पे शासन करेगी। कुछ और देशों जैसे म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ है। तो अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कहीं अलग है। यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। ऐसा नहीं था कि पार्टी ने अपने मन से, जिसको तानाशाही कहते, तानाशाही रूप में अपने देश में कब्जा करके रखा, ऐसा नहीं था। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में गुस्से से होड़ की और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही दबदबा कायम हुआ है। भारत का उदाहरण बहुत कुछ दक्षिण अफ्रीका से मिलता जुलता है।
तो कांग्रेस पार्टी की इस असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में हैं, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी नेता थे कांग्रेस पार्टी में लगभग सभी के सभी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, तो उसके कारण उनकी जीत हो जाया करती थी। अभी यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। 1885 की यह पार्टी थी, सबसे पुरानी पार्टी भारत की थी। तो उस वक्त यह नवशिक्षित कामकाजी और व्यापारी वर्गों का एक हित समूह भर थी, लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया था। इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्य मार्गियों को समाहित किया, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक ऐसा मंच बन गई जहां सारे के सारे लोग आकर के मिल रहे थे। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। आप सभी को पता होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। इनका पूरा नाम बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर था। जन्म 1891, मृत्यु इनकी 1956 में हो गई थी। जाति विरोधी आंदोलन के नेता और दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष के अगुआ थे। विद्वान और बुद्धिजीवी थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक रहे। बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना इन्होंने की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल में सदस्य रहे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आज़ादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए 1951 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। तो ये इनका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण नेता रफ़ी अहमद किदवई के बारे में जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता रहे। प्रांतीय सरकार 1937 में मंत्री रहे। 1946 में दोबारा मंत्री बने। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री रहे। खाद्य एवं कृषि मंत्री भी रहे 1952-54 में। तो यहाँ पर देखिएगा एनसीईआरटी के बुक्स में कहीं कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के बारे में या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में जानकारी दी रहती है और वहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई के बारे में जानकारी दी गई है। 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी उभरे। ये रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे और देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाने की तरफदारी करते थे। 1935 से साम्यवादियों ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर के काम किया। कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हुए। ठीक है, तो साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1941 में हुई। इस समय साम्यवादियों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन को समर्थन देने का फैसला किया। दूसरी गैर कांग्रेसी पार्टियों के विपरीत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास आज़ादी के समय एक सुचारू पार्टी मशीनरी और समर्पित कॉडर मौजूद थे। बहरहाल आज़ादी हासिल होने पर इस पार्टी के भीतर में कई स्वर उभरे। अब इसमें भी अंदर ही अंदर काफ़ी बगावत की चीज़ें हुई। आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ वो सच्ची आज़ादी नहीं थी। इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया। साम्यवादी अपनी बात के पक्ष में जनता का समर्थन हासिल नहीं कर सके और इन्हें सशस्त्र सेनाओं द्वारा दबा दिया गया। मजबूरन इन्हें अपने पक्ष को लेकर के पुनर्विचार करना पड़ा। 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आने वाले आम चुनावों में भाग लेने का फैसला किया। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती थी और वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर के उभरी। इस दल को ज़्यादातर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में A.K. गोपालन, S.A. डांगे, E.M.S. नंबूदिरीपाद, P.C. जोशी, अजय घोष और P. सुंदरैया के नाम लिए जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे A.K. गोपालन के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। केरल के कम्युनिस्ट नेता, राजनीतिक जीवन का आरंभ कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने किया। 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में शामिल और पार्टी की मजबूती के लिए उन्होंने कार्य किया।
सांसद के रूप में विशेष ख्याति 1952 से ये भारत में सांसद रहे। अभी देखिए कुछ फिल्मों के बारे में भी जिक्र किया गया है, जिसमें से एक फिल्म है सिंहासन। यह मराठी फिल्म अरुण साधु के 2 उपन्यासों सिंहासन तथा मुंबई दिनांक पर आधारित है। फिल्म में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए होने वाली रस्साकसी को दर्शाया गया है। फिल्म की कहानी को एक पत्रकार दिघू टिप्पणी बयान करता है, जो दर्शकों के सामने एक मौन सूत्रधार के रूप में आता है। यह फिल्म सत्तारूढ़ दल के भीतर चलने वाले सत्ता संघर्ष और उसमें विपक्षी दल की भूमिका को प्रभावशाली ढंग से बयान करती है। गुटों में तालमेल और सहनशीलता। देखिए कांग्रेस के गठबंधन स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दी थी। कांग्रेस क्या करता था कि वो अमूमन पार्टियों के साथ ज़्यादा मतभेद नहीं करना चाहता था। वो अन्य पार्टियों के साथ आसानी से गठबंधन बना लिया करता था। अब इसमें एक और पार्टी के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका नाम है भारतीय जनसंघ, BJS। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इस दल की जड़ें आज़ादी के पहले के समय से सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न है। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। इसका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही थी। ठीक है, अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया। चीन ने 1964 में अपना आणविक परीक्षण किया था। इसके बाद से जनसंघ ने लगातार इस बात की पैरोकारी की कि भारत भी अपने आणविक हथियार तैयार करे। 1950 के दशक में जनसंघ चुनावी राजनीति के हाशिए पर रहा। इस पार्टी को 1952 के चुनाव में लोकसभा की 3 सीटों पर सफलता मिली और 1957 के आम चुनाव में इसने लोकसभा की 4 सीटें जीती। शुरुआती सालों में इस पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में समर्थन मिला था। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक के नाम शामिल हैं और भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ में हैं। अभी देखिए एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति भारतीय इतिहास के, दीनदयाल उपाध्याय। 1942 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे। भारतीय जनसंघ में पहले महासचिव, फिर अध्यक्ष बने। समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता थे दीनदयाल उपाध्याय महोदय। आगे देखेंगे कांग्रेस की जो अधिकतर प्रांतीय इकाइयों विभिन्न गुटों को मिलाकर के बनी थी। ये गुट अलग अलग विचारधारा के रुख अपनाते थे और कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यमार्गी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आ जाती थी। दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। इस तरह से क्या होता था कि उन सभी पार्टियों का ध्यान छोटे छोटे गुटों पर होता था और कांग्रेस बाजी मार ले जाती थी। तो इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली भी कहा जाता है। अभी इसमें देखिए विपक्षी पार्टियों का धीरे धीरे उद्भव शुरू हुआ। जैसा कि हमने ऊपर देखा, ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियां नहीं थी। चुनाव परिणामों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी आए, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी और विपक्षी जो दल थे वो बहुत कम सीटों पर जीते थे, इसलिए उनकी जो संख्या थी वो नगण्य थी। उस टाइम पे ऐसा था कि पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका कांग्रेस पार्टी ही अदा कर रही थी। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला था। इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया था। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म का निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया।
अब यहाँ पर देखिए एक तस्वीर है जिसमें पहले जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उसमें सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के गवर्नर जनरल के पद की शपथ ग्रहण के बाद नेहरू मंत्रिमंडल, तो बीच में देखिए राजगोपालाचारी जी बैठे हुए हैं, ये हैं राजगोपालाचारी जी। और यहाँ पर देखिए बैठे हुए बाएं से दाएं, तो बैठे हुए जितने लोग हैं बाएं से दाएं इस प्रकार से हैं। पहले व्यक्ति जो हैं ये है रफ़ी अहमद किदवई, दूसरे हैं बलदेव सिंह, तीसरे मौलाना आज़ाद बैठे हुए हैं, चौथे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद राजगोपालाचारी, इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये आपने अभी देखा था राजकुमारी अमृत कौर, अभी इसके बारे में हमने चर्चा की थी इनके बारे में। इसके बाद जॉन मथाई, और इधर बैठे हुए हैं जगजीवन राम। फिर इधर जो खड़े हुए लोग हैं इधर देखिएगा बाएं से दाएं, तो इनमें हैं श्री गाडगिल महोदय, ठीक है, गाडगिल हैं, इसके बाद नियोगी हैं, इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर हैं, और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ठीक है। इनके बाद हैं गोपाल स्वामी अयंगर, और अंत में यहाँ पे खड़े हुए हैं जयराम दास दौलत राम, जो कि बिहार के प्रथम राज्यपाल रहे। तो यह तस्वीर जो है उस समय ली गई थी। यहाँ पर देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। हिंदू महासभा के नेता थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, स्वतंत्रता के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर के अपने मतभेदों के चलते 1950 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, संविधान सभा के सदस्य रहे, लोकसभा सदस्य रहे, कश्मीर को स्वायत्तता देने के खिलाफ रहे, कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए थे और हिरासत में ही इनकी मौत हो गई थी। तो यह चैप्टर यहाँ पे अब हो जाता है समाप्त। अब हम अगले क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण MCQs होंगे उन सभी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। लगभग मेरा प्रयास रहेगा कि 40 से 50 ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के लाए जाएं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू अपने फैक्ट्स को रिवाइज कर लेना है, और किस तरह से जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको समझना है और एक बेहतर तैयारी की ओर बेहतर कदम बढ़ाना है। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।